सेकंड लॉ की एक एप्लीकेशन कराई थी जिसको मैंने इंपल्स बोला था। ठीक है। मैंने बताया था इंपल्स भी फोर्स का इफेक्ट होता है जिस प्रकार से मोमेंटम आपके फोर्स का इफेक्ट होता है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब फोर्स का इफेक्ट ज्यादा टाइम के लिए होता है तो मोमेंटम कहलाता है, जब फोर्स का इफेक्ट कम टाइम के लिए होता है बाकी दोनों सेम है। फिर उसके बाद मैंने आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बताई थी। इंपल्स, तो मैंने सेकंड लॉ को एफ इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी लिखा था, उसके बाद डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू में डेल्टा टी हो गया था। एफ इंटू में डेल्टा टी क्या होता है, एक्चुअल में इंपल्स होता है, तो इंपल्स इक्वल्स टू में डेल्टा टी के बराबर आ था। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भैया, इंपल्स के बराबर होता है। फिर मैंने एक कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था कि भैया अगर मान लीजिए इंपल्स को कांस्टेंट कर दे, इंपल्स की वैल्यू कांस्टेंट कर दे, मतलब बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो फिक्स कर दे। तो हमें पता है इंपल्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट पे। तो यदि टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने चार पांच एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया था। पहली एप्लीकेशन थी, मैंने कहा था बोगीज के बीच में, ट्रेन की बोगीज के बीच में बफर्स क्यों लगाए जाते हैं। तो उसका रीजन था भैया, बोगीज के बीच में बफर इसलिए लगाया जाता है जब दो डब्बों का कांटेक्ट होता है, तो अगर मान लीजिए बफर नहीं लगेगा यानी स्प्रिंग नहीं लगी होगी तो तुरंत कांटेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट कम होगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। कम रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, इस वजह से डब्बे टूट सकते हैं और जो उसमें पैसेंजर बैठे हैं उनको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए बीच में स्प्रिंग लगा दी जाती है ताकि भैया स्प्रिंग दबे, यानी कांटेक्ट का टाइम क्या हो, काफी ज्यादा हो। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इंजरीज और डब्बे को नुकसान ना के बराबर हुआ। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, कंक्रीट के गिरने के ऊपर, गिरने के बाद आपको ज्यादा इंजरीज क्यों आती है, रेत में गिरने पे कम इंजरीज क्यों आती है, सारा मैंने आपको बताया था। फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो हमारा खत्म हो गया था। आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भैया, वो न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सबको पता है, ये लॉ बड़ा बेसिक सा लॉ है। ठीक है, सब जानते, चाहे कोई सा लॉ जानते हो नहीं जानते, लेकिन इस लॉ को सब जानते हैं कि एक्शन बराबर में क्या होता है, रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन सिंपल। थर्ड लॉ कैन बी स्टेटेड एज फ्लो। अगर हम सिंपल मैनर में बताए तो भैया कुछ इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इसको कि फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर बिटवीन पेयर्स ऑफ बॉडीज। मतलब अगर भैया हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दो बॉडी है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो भैया जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी पे लगाएगी दूसरी बॉडी भी क्या होगी, उस वाली पे लगाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं। पेयर क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, दोनों उल्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों बॉडी आपस में टकराई, है ना, तो इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे, एफ बी ए क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएगी ये वाली बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है भैया। तो और ये देखना भैया, ये दोनों फोर्स की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है, डायरेक्शन वाइज क्या होती है, अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एग्जाम्पल बताया गया, यदि आप स्विम करते हो तो स्विम करते वक्त व्यक्ति अपने हाथ से पानी के ऊपर क्या लगाता है, एक्शन लगाता है, और पानी उसके ऊपर क्या लगाती है, रिएक्शन लगाती है। जैसे ही रिएक्शन उसके ऊपर लगता है तो भैया आदमी क्या होता है भैया, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये बात ध्यान में, जो सबसे मेन बात यहां से निकल के आई है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा फोर्स हमेशा क्या होगा, पेयर में ही होगा। एक्शन लगेगा तो रिएक्शन आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन लगे और रिएक्शन ना आए, इम्पॉसिबल है। समझ गया। तो ये हो गया फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा भैया थर्ड लॉ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है भैया, जैसे पहला है भैया, थर्ड लॉ जितने भी फोर्स होते हैं नेचर में सबके ऊपर अप्लाई होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। तो अगर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल कर रहा है तो ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा बाय सेम फोर्स, बाय
ये एफ है तो इसको ले लो माइनस है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेट के दो पोल है, मैग्नेट के पोल को हम M1 से लिखते हैं और ये M2 से। तो ये वाला पोल मान लीजिए इसको इधर रिपेल कर रहा है F4 से, तो ये वाला पोल भी क्या करेगा, इसको -F4 से रिपेल करेगा। मतलब फोर्स हमेशा क्या रहेंगे, नेचर में जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करते हैं हमेशा वो क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है। अगली बात, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी। देखिए भैया, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे ही आपको विजिबल होगा, सेम बॉडी पे क्या होगा, कैंसिल होगा। मान लीजिए अगर मैं एक सिस्टम की बात करता हूं, तो सिस्टम के पार्टिकल जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए एक इंटरनल फोर्स ये रहा, तो दूसरा भी क्या होगा, इतना ही होगा लेकिन अपोजिट होगा। अगर ये सिस्टम है तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और इसके ऊपर आपको एक्शन रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं दिख सकता, क्योंकि इस फोर्स ने क्या किया, सिस्टम को होल्ड कर रखा है। ये कुर्सी में भी एक्शन और रिएक्शन लग रहे हैं, हर एक एटम मॉलिक्यूल एक्शन भी लगा रहा है, दूसरा वाला सामने वाला रिएक्शन भी लगा रहा है, लेकिन आपको विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि सेम बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, सेम सिस्टम में लग रहे हैं। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि भैया, जैसे एक कुर्सी के ऊपर लात मारूंगा या एक ब्लॉक के ऊपर लात मारूंगा, यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो आपको विजिबल हो जाएगा एक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है भैया, जितना आप फोर्स लगाओगे ये भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन आप देखोगे कि आपके फोर्स से ये तो दूर जाके गिरा, लेकिन इसने जो फोर्स लगाया उससे आप दूर नहीं जाके गिरे। पता क्यों? क्योंकि भैया ऑल अबाउट मास का लोचा, सब क्या है भैया, मास का लोचा है। मैं कुर्सी पे, कुर्सी का मास ज्यादा है, मेरा मास ज्यादा है, मेरा मास ज्यादा है। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मेरा या कुर्सी का? मेरा। जब मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उसका तो इनर्शिया कम है, तो उसने 10 न्यूटन के फोर्स में क्या किया, अपने इनर्शिया को चेंज कर दिया, मतलब वो गिर गई। लेकिन उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मेरे पे ही सेम, लेकिन उसके 10 न्यूटन का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। मुझे अगर मेरी स्टेट को चेंज करना है, मेरे अंदर उसके इफेक्ट को देखना है, तो उसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गया? दीवार पे लगा लो फोर्स, आप खींच के लात मारो, दीवार का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसके ऊपर आपके फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो रिएक्शन लगाएगी तो आप पीछे की तरफ हट जाओगे, क्योंकि आपका मास दीवार कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम डिफरेंट बॉडी पे ही विजिबल होते हैं, सेम बॉडी पे नहीं विजिबल होते। यही लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पे कैंसिल नहीं करते, सेम बॉडी पे कैंसिल करते। जैसे कुर्सी में जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लगा है, तभी ये क्या हो, जुड़े हुए हैं। कह रहे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन हो जाए एक्शन लगा ही ना हो, इम्पॉसिबल है। विदाउट एक्शन रिएक्शन नहीं आ सकता। समझ गए भैया? तो ये कुछ बातें हैं एक्शन और रिएक्शन के, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल है आपका। क्या कहता है भैया, यदि एक बुक को हम कहा रख दे, टेबल पे, तो बुक का वेट जो होगा वो क्या होगा, एक्शन क्या होगा। और साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब कि बिल्कुल तुरंत, तुरंत एक आएगा कांटेक्ट फोर्स। क्या आएगा? कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आपको बता दूं, ये कांटेक्ट फोर्स बताता है कि जमीन के साथ, इस सरफेस के साथ, इसके सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट कैसा है। जब ये ज्यादा होगा तो इसका कांटेक्ट जमीन के साथ क्या होगा, ज्यादा होगा। भारी चीजों का कांटेक्ट फोर्स, जमीन में कांटेक्ट फोर्स, जमीन के साथ कांटेक्ट क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ज्यादा आएगा। और हल्की चीजों का, जैसे कुर्सी उर्सी है, इनका कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जमीन के साथ कम होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इंक्लाइन प्लेन देखा, इंक्लाइन प्लेन जैसा रैंप होता है जिसके ऊपर स्कूटर वगैरह चढ़ाते हैं, उसके ऊपर आप खड़े होते हो तो आप सही से खड़े नहीं पाते, नीचे आ जाते हो, क्योंकि उस केस में भी आपका कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होने से आप आसानी से और अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हो। इस वक्त जैसे मैं खड़ा हूं ना, तो मेरा मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए मैं अच्छे से खड़ा हो पाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं इंक्लाइन प्लेन पे जाऊंगा, ऐसा जिसपे स्कूटर वगैरह चलाते हैं घर के अंदर, तो उस पे जैसे ही जाऊंगा तो फिसल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, और इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। और कांटेक्ट फोर्स कम होने से आप अच्छे से वहां पर खड़े नहीं हो सकते। तो कह रहे जब आप बुक को जमीन पे रखते हो, टेबल पे रखो या कहीं पे भी रखो, तो तुरंत बुक का जो वेट होता है वो क्या, कैसे बिहेव करता है, एक्शन की तरह कैसा बिहेव करता है। और भैया जैसे ही एक्शन लगता है तो जमीन भी क्या लगा देती है, रिएक्शन। इसको दो तीन नाम से आने आता है भैया, इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कांटेक्ट फोर्स। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, ये एक्चुअल में रियल वेट होता है। ये क्या होता है? रियल वेट। एक बात ध्यान रखना, जब आप जमीन के साथ अच्छे से कांटेक्ट में होगे तो उस वक्त आपका वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब जमीन के साथ कांटेक्ट में कम रहोगे तो आपका वेट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वेट इज कांटेक्ट फोर्स। वेट ही क्या है भी आपका? कांटेक्ट फोर्स के। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर जमीन के ऊपर जो वेट लग रहा है वो है एक्शन, और ये क्या है भैया? रिएक्शन। ये लिखा हुआ कंसीडर अ बुक ऑफ वेट डब्ल्यू। ठीक है भैया? कहां पर लग रहा है भैया? टेस्टिंग है क्या? एक्टिंग क्या है? अच्छा, रेस्टिंग ऑन अ टेबल, द बुक एग्जर्ट द डाउनवर्ड फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? एक्शन ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट। उसके किसके बराबर होता है वो फोर्स? एक्शन किसके बराबर होता है? वेट के बराबर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, उसी वक्त क्या होता है भैया? ऊपर की तरफ क्या लगने लगता है? रिएक्शन। ठीक है भैया? ये है एक्शन, ये है रिएक्शन, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा रखा है। एक के आगे माइनस लगा रखा है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है? तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ का एक एग्जांपल। देखिए, जब आप जमीन पे चलते हो तो भी वहां पे एक्शन रिएक्शन के ही फंडे से आप चल पाते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपने पैरों से, ये पैर, ठीक है भैया, ये जमीन है आपकी, जमीन को आपने प्रेस किया, क्या लगाया? एक्शन। तुरंत जमीन ने क्या लगा दिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में? रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का जो जमीन के साथ एंगल है कितना है? थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन साइन थीटा। ठीक है भैया? अब देखिए, अगर आपका, देखिए पीछे लगता है फ्रिक्शन, क्या लगता है? फ्रिक्शन। इफ रिएक्शन cos theta is greater than friction, then person moves in forward डायरेक्शन। वही लिखा हुआ है, कह रहा भैया while walking we press the ground। जिससे प्रेस करते हैं उसको क्या कहते हैं भैया? एक्शन। विद अवर फीट स्लाइटली स्लैंटेड, ऐसा टेढ़े पैर से। ठीक है भैया? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन द ग्राउंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है भैया? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन बैलेंस द वेट। देखिए भैया, ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट जो है ना, वो आपके वेट को बैलेंस करता है। मैंने बनाया नहीं वैसे। वेट क्या होगा भैया? एम जी। क्या है? एम जी। यानी ये वाला कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है भैया? आपको आगे चलने में मदद कर रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब ये वाला कंपोनेंट। ठीक है भैया? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिएक्शन बैलेंस अवर वेट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि ये है। ठीक है भैया? क्या करता है भैया? अनेबल अस टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। समझ गया? आगे बढ़े, अगला एग्जांपल है। ठीक है? अगला एग्जांपल क्या कर रहा है भैया? इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड सैंड बिकॉज। देखिए ये क्यों होता है? स्लिपरी ग्राउंड और सैंड पे क्या होता है जो हमें चलने में कठिनाई होती है? क्या होना चाहिए बताइए? हम चल पाते हैं रिएक्शन की वजह से, हम चल पाते हैं। तो स्लिपरी ग्राउंड और सैंडी ग्राउंड में क्या होता है? देखिए स्लिपरी में क्या होता है? स्लिपरी में जब आप पैर रखते हो तो आपका पैर क्या होता है? फिसल जाता है, यानी एक्शन प्रॉपर नहीं लग पाता। और जब एक्शन प्रॉपर नहीं लग पाएगा तो रिएक्शन भी प्रॉपर नहीं आएगा, और रिएक्शन की वैल्यू अगर कम रहेगी तो आगे बढ़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी, क्योंकि रिएक्शन ही हमारी हेल्प करता है आगे बढ़ने में। दूसरा, सैंडी ग्राउंड में क्या होता है? तो भैया सैंडी ग्राउंड में भैया इंपल्स वाला लॉजिक लग जाता है कि जब आप सैंड पर पैर रखते हो तो पैर आपका सडन रुकता नहीं है, पहले धंसता है रेत में। जब रेत में धसेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? बढ़ गया। टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी एक्शन वाला फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो रिएक्शन वाला फोर्स क्या आएगा? कम आएगा। जब रिएक्शन वाला फोर्स कम आएगा तो भैया रिएक्शन तो हमें चलने में मदद करता है, तो इसके मतलब हमें चलने में क्या होगी? दिक्कत होगी। समझ गए?
तो ये कुछ एग्जांपल दे न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ऊपर बेस्ड एक टॉपिक है इसमें, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। ये कार्ट है आपका, ठेला, ये बंधा है घोड़े से। घोड़ा बन रहा है। बन गया। इसके इस वाले टाइम में पोलियो हो गया है थोड़ा सा। ये बन गया आपका हॉर्स, ठीक है। अब हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कहता क्या है? ठीक है, अब देखिए, घोड़ा अपने पैर से जमीन को ऐसा लगाता है, एक्शन क्या लगाता है? एक्शन। तो घोड़े के अगेंस्ट में जमीन क्या लगाती है? घोड़े के एक्शन का एंगल कितना है? थीटा। तो रिएक्शन का भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, और रिएक्शन, और ये क्या होगा? रिएक्शन, रिएक्शन साइन थीटा। मैंने देखो भाई सीधा बना रखा है ये, समझ गया? ये तो घोड़ा लगा रहा है, रस्सी पे खींचते वक्त लगेगा क्या? टेंशन है। और टेंशन इज द इंटरनल फोर्स, और टोटल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये है कार्ड का मास m, तो इसका वेट क्या होगा? mg। और ये होगा कांटेक्ट फोर्स n1। ठीक है, और घोड़े के पीछे, कार्ड के पीछे क्या लगेगा? ठीक है, घोड़े का वेट क्या है? mg। ठीक है भैया, घोड़े का वेट क्या है? mg। तो देखिए भैया क्या होगा। तो हेयर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि क्या है? रिएक्शन cos थीटा एंड n1 आर बैलेंस्ड, बैलेंस दी। इसका वेट कितना है भैया? कैपिटल M।
कैपिटल एम जी। ठीक है भैया। तो कह रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ये और ये आर बैलेंस दी एम जी, यानी कार्ट वेट एंड कैपिटल एम जी हॉर्स वेट। ठीक है भैया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे वेट को। ठीक है। इफ रिएक्शन कॉस थीटा, यानी ये कॉस थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन, यानी इससे, तो देन कार्ट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। देखिए फिर कार्ट क्या होगा भैया, आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भैया आप सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स क्या लग रहा है भैया, देखिए ये है, इसने और इसने तो इससे और इसको बैलेंस कर दिया, तो ये फोर्स में काउंट ही नहीं होंगी। बाकी आपको पता है इन दोनों का सम भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स। तो हमारे पास एक फोर्स ये बच रहा है, एक फोर्स ये बच रहा है, टोटल फोर्स क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब पूरे सिस्टम का मास कितना है, कैपिटल एम, तो कुल मास क्या होगा, ये हो गया भैया, इतना एक्सेलरेशन होगा पूरे कार्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हॉट कार्ट प्रॉब्लम खत्म। फिर एक टॉपिक आता है सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड लॉ, सो दैट सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ, पेपर में बहुत बार रखा है। तो सेकंड लॉ रियल लॉ क्यों है, बिकॉज इट कंसिस्ट विद, सेकंड लॉ को रियल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहता है भैया कि इसको सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बॉडी के ऊपर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड तो 4 मीटर पर सेकंड रहेगी। और थर्ड लॉ कहता है एक्शन इक्वल्स टू में। अच्छा इससे पहले आपको बता दूं, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है ये लॉ, मतलब अभी टॉपिक में नहीं है, अभी करा नहीं जा रहा हूं इसको बाद। ये लॉ कहता है भैया कि मान लीजिए मैं, दो गाड़ी है, ठीक है, दो गाड़ी चल रही है, ठीक है, चलते चलते उनकी क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, क्या होगी, दो गाड़ी है, दोनों गाड़ी चल रही है और उनकी आपस में क्या होगी, टक्कर होगी। अब कह रहे हैं टक्कर के बाद उनकी आपस में क्या होगी, टक्कर होगी, और टक्कर के बाद क्या हुआ कि उनका भैया आपस में वेलोसिटी चेंज होगी दोनों की, टक्कर के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, तो उनका वेलोसिटी चेंज हुई तो उनका मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा। तो कह रहा है जो दोनों गाड़ी का किसी का मोमेंटम बढ़ा होगा, किसी का क्या होगा, घटा होगा। मोमेंटम किसका बढ़ा होगा, किसका मोमेंटम बढ़ा था, जिसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी। और मोमेंटम किसका घटा होगा, जिसकी वेलोसिटी घट गई होगी। तो कह रहा है दोनों के अंदर जो चेंज आएगा ना, चेंज का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। देखिए भैया मैं इसको बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, और दो गाड़ी टकराई, टकराने के बाद एक की वेलोसिटी बढ़ेगी, दूसरी क्या होगी, घटेगी, यानी दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। मान लीजिए पहली वाली कितना चेंज हुआ, डेल्टा P1 कितना चेंज हुआ, दूसरी वाली कितना चेंज हुआ, डेल्टा P2। हो सकता है एक का मोमेंटम बढ़ाओ दूसरा घटाओ, एक का जितना बढ़ेगा दूसरी वाली का उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। तो कह रहा है दोनों का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी प्रूफ करेंगे इसको, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, देन टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो आएगा। समझाएगा, सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसी से हम प्रूफ करेंगे। कह रहा है भैया क्वेश्चन है कि शो दैट सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। हमें शो करना है कि सेकंड लॉ क्या है भैया, रियल लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है,
तो मैंने क्या रीजन दिया, बिकॉज इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो अब भैया देखिए, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कहता है भैया, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं भैया, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ करने जा रहा हूं कि सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है ये। तो मैंने कह दिया इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स में क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो देन मास इनटू में एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। मैंने कह दिया कि भैया बाहर से कोई फोर्स ही लग रहा, तो इसका मतलब मास इनटू में आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब मास इनटू में एक्सेलरेशन भी क्या होगा। तो आपको पता है भैया मास कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास जीरो। तो यहां पर एम ए का प्रोडक्ट जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ए जीरो हो सकता है, और ए जीरो का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि भैया वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यही क्या है, सो सेकंड लॉ कंसिस्ट विद, सेकंड लॉ कंसिस्ट विद फर्स्ट लॉ। ये क्या था, सेकंड लॉ, और मैंने एक छोटी सी कंडीशन डाली और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि भैया अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हटा दो तो बॉडी की वेलोसिटी कभी चेंज, वही तो कह रहा हूं मैंने, एक्सटर्नल सेकंड लॉ लिया एफ इक्वल्स टू एम में, और जैसे उससे एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो क्या हो गया भैया, एक्सेलरेशन जीरो, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब आ गया ना भैया फर्स्ट लॉ, ये प्रूफ हो गया। अब आ रहे भैया, प्रूफ कर रहे थर्ड लॉ। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, क्या कहता थर्ड लॉ। मान लीजिए एक गाड़ी है जिसका मोमेंटम क्या पी वन है, वो ऐसे चल रही है। दूसरी गाड़ी है जिसका मोमेंटम क्या पी टू है, ऐसे चल रही है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी जो है वी वन है, इसकी वेलोसिटी क्या वी टू है, दोनों वी वन वी टू से क्या है, ज्यादा है। तो अब आपको पता भैया थोड़ी बात, ये पीछे वाली गाड़ी और आगे वाली गाड़ी आपस में क्या होंगी, टकरा जाएंगी, क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा इनका, क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा, तो ये वाली गाड़ी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये वाली गाड़ी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, आएगी ना। तो ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर, ये ऐसे चल रही थी। और ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर, तो ये ऐसे चल रही थी। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन चल रही थी। लेकिन आप देखोगे कि इसकी मोशन, इस वाली गाड़ी की मोशन यहां पे हो रही थी, और फोर्स कैसे लग रहा है, उल्टा लग रहा है। तो भैया जब मोशन के उल्टा फोर्स लगता है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं इस वाली गाड़ी की मोशन जो है वह ऐसे है, और इसके ऊपर फोर्स भी कैसे लग रहा है, ऐसे ही। जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगता है तो भैया वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि इसकी वेलोसिटी ये, अब इसका मोमेंटम क्या होगा, पी वन डैश हो जाएगा, और इसका मोमेंटम क्या होगा, पी टू डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी वन डैश, और इसकी क्या होगी, वी टू डैश। तो अब इसकी वाली वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, दूसरी वाली की ज्यादा हो जाएगी। तो भैया क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, कह रहा है इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ है, जो एफ वन है हेयर, एफ वन किसके बराबर होगा, सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, क्या कहता है भैया सेकंड लॉ, कि जो एफ वन है वो किसके बराबर रहेगा, डेल्टा पी वन अपॉन में डेल्टा डी। अरे भाई क्लास, क्लास ले रहा हूं मैं, अलग ही। एफ वन की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। अरे यार क्लास ले रहा हूं, क्लास नहीं लूं क्या। हाँ, ठीक है भाई, ये हो गया ऐसे। अब देखिए एंड एफ टू किसके बराबर होगा, एफ टू किसके बराबर होगा, डेल्टा पी टू अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी ऑन एडिंग, ऑन एडिंग
फर्स्ट एंड, ये सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है पहली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी के बराबर, दूसरी वाली बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है भैया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा भैया आपका, F1 प्लस F2 बराबर में 1 बाय में डेल्टा टी कॉमन ले लोगे, अंदर क्या होगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। और आप सबको पता है भैया कि हम जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो डेल्टा P1 और डेल्टा P2 का सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपको पता है ना भैया, यहाँ पे कोई बाहर से तो फोर्स नहीं लग रहा है, एक दूसरे पे तो लगा रहे हैं। तो हेयर क्या है, हेयर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, जीरो है। सो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का सम क्या आने वाला भैया, जीरो। देन F1 प्लस F2 बराबर में 1 बाय में डेल्टा टी इंटू में जीरो बराबर में जीरो, यानी F1 इक्वल्स टू में क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ F2। दैट इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ कंसिस्ट विद, सेकंड लॉ कंसिस्ट विद थर्ड लॉ। इसलिए सेकंड लॉ क्या होता है भैया, थर्ड लॉ से मिलके बना होता है। ठीक है, ये मिल गया भाई, दो छोटे छोटे टॉपिक है, निपटाए तो ठीक है। चलिए ना, 2-5 मिनट में हो जाएंगे सारे। प्रूफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कह रहा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो प्रूफ कीजिए किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का सम क्या होता है, जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो डेल्टा P1 बराबर में नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2। अच्छा, मोमेंटम चेंज हुआ है तो मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, अभी मूवमेंट गाड़ी का जो कोलिजन होता है वो इंस्टेंट होता है, कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, इंस्टेंट होता है। इफ द कोलिजन ऑफ सिस्टम, कोलिजन अकर 4 टाइम डेल्टा डी, मैंने कहा कोलिजन कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो डेल्टा P1 ऑन में डेल्टा डी इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा P2 डेल्टा डी। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या किसके बराबर होगी, F1 के, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड बॉडी किसके बराबर होगी। प्रूफ हो गया भैया थर्ड लॉ। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय थर्ड लॉ। इस बार थर्ड लॉ से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करना है, आसान है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं करना, हमें पता है वी नो थर्ड लॉ क्या कहता है, F1 इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ F2, ये होता है। ये किसके बराबर होगा, डेल्टा P1 अपॉन में, और ये किसके बराबर होगा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो इसको ले जाओ डेल्टा P1, इसको ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, डेल्टा बराबर में क्या आ गया, जीरो। समझ गए भैया, तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अगली क्लास में हमारा ये जो ये सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लेनी पड़ेगी जिसमें आपको लिफ्ट प्रॉब्लम, कनेक्टिंग मोशन और 3-4 क्वेश्चन करा के मैं कल की क्लास में छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फ्रिक्शन चालू होगा। फ्रिक्शन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं फ्रिक्शन की बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले से पेस्ट करके बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरीज है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन, मतलब 2 क्लास का फ्रिक्शन है, मतलब इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये भी। ठीक है, फिर अपने सारे बैच जो होंगे वो रिवीजन के हो जाएंगे, फिर कुछ आगे करा लेंगे किसी में भी। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।